नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक अपना होगा आज का रेडियो एक्टिविता, जिसकी एक कहानी है दोस्तों, वो सुनेंगे अपन। बात करें रेडियो एक्टिविता की बात में एक देश था, देश का नाम था दोस्तों फ्रांस। और फ्रांस देश में 1896 के अंदर 3 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी बेकुरल, एक वैज्ञानिक का नाम था हेनरी बेकुरल, और दूसरा वैज्ञानिक था उसका नाम था मैडम क्यूरी, और एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था पीरे क्यूरी। मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी आपस में क्या थे दोस्तों? दंपति थे, यानी पत्नी और पति थे। अब हेनरी बेकुरल ने क्या किया दोस्तों? हेनरी बेकुरल के पास एक फोटोग्राफी प्लेट थी, और वो फोटोग्राफी प्लेट को रखना था उसने इस फोटोग्राफी प्लेट को ऐसे बॉक्स में रखा जिस बॉक्स में पहले से एक अयस्क था, और वो अयस्क कौन सा था? यूरेनियम नामक अयस्क के साथ हेनरी बेकुरल ने क्या रखी? एक फोटोग्राफी प्लेट रखी। अब ये फोटोग्राफी प्लेट यूरेनियम के साथ रखी। अब यूरेनियम के साथ रखी फोटोग्राफी प्लेट को कुछ समय पश्चात हेनरी बेकुरल ने देखा तो उसको लगा कि फोटोग्राफी प्लेट धीरे धीरे क्या हो रही है? डैमेज हो रही है, यानी खराब हो रही है। ये फोटोग्राफी प्लेट खराब हो रही है, ये बात उसके लिए चर्चा का विषय रहा। इस बात को उसने इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया। दोनों वैज्ञानिकों को बताने के पश्चात 1898 में इस पर कार्य चला तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप विखंडित होते हैं। विखंडन का मतलब होता है दोस्तों टूटते हैं, विखंडित होते हैं, और इन विखंडित होने वाले तत्वों को इन्होंने क्या कहा? रेडियो एक्टिव तत्व कहा। जो तत्व विखंडित होते हैं उन्हें क्या कहा? रेडियो एक्टिव तत्व कहा। और तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों? रेडियो एक्टिविता कहते हैं। एक बार दोबारा सुनना दोस्तों, तीनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप विखंडित होते हैं, और ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और तत्व के इस गुण को क्या कहा उसने? रेडियो एक्टिविता कहा। यह होती है रेडियो एक्टिविता की परिभाषा। वे तत्व जो अपने आप विखंडित होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तत्व के इस गुण को क्या कहा? रेडियो एक्टिविता कहा। और अब क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दोस्तों खोज की बात है तो रेडियो एक्टिविता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? हेनरी बेकुरल ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज किस अयस्क में की गई? तो कौन सा अयस्क था? यूरेनियम नामक अयस्क में की गई। तीसरी बात आती है कि रेडियो एक्टिविता 1898 में रेडियो एक्टिविता नाम किसके द्वारा दिया गया? तो नाम दिया गया था दोस्तों मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिविता नाम दिया गया। अब रेडियो एक्टिविता नाम देने के बाद मैडम क्यूरी ने 1902 में इस पर और कार्य किया तो क्या बताया? मैडम क्यूरी ने बताया दोस्तों कि जब ये कोई रेडियो एक्टिव तत्व है और ये तत्व अपने आप विखंडित हो रहा है, ये मेरे पास कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है जो अपने आप विखंडित हो रहा है, और इससे अपने आप विखंडित हो रहा तो कोई न कोई इसमें चेंजमेंट तो होगा दोस्तों, और होगा तो उसने बताया कि इस रेडियो एक्टिव तत्व से कुछ क्या निकलती हैं? विकिरणें निकलती हैं। और इस विकिरणों को हेनरी बेकुरल के सम्मान में इसने क्या कहा? बेकुरल किरणें कहा। हेनरी बेकुरल के सम्मान में इन्होंने क्या कहा? बेकुरल किरणें कहा। अब अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली विकिरणों को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? बेकुरल किरणें कहेंगे। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली विकिरणें क्या कहलाती हैं? बेकुरल किरणें कहलाती हैं। ये बात बताने के बाद मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने 1902 में बताया दोस्तों, एक अयस्क लिया। उस अयस्क का नाम था पिच ब्लेड अयस्क था। इस अयस्क से एक रेडियो एक्टिव तत्व खोजा, और उस तत्व का नाम था रेडियम।
तो अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सर्वप्रथम खोजा गया, ये रेडियम क्या था, सर्वप्रथम खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो वह तत्व कौन सा होगा दोस्तों, रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व को सर्वप्रथम खोजा गया था। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व किस एक्स से खोजा गया। डी ग्रुप में पूछा था, ऑनलाइन जो एग्जाम हुई थी उसमें, रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व को किस एस से खोजा गया, तो कौन सा एस होगा दोस्तों, पिच ब्लेड एक्स से खोजा गया था। ये थी रेडियो एक्टिविटी की कुछ बातें। अब बात आती है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व से जो बेकुरल किरणें निकलती हैं, ये किरणें कितने प्रकार की होती हैं, देखते हैं दोस्तों। एक क्यूरी दंपति ने कार्य किया और कार्य करके एक कांच का बॉक्स लिया, इस बॉक्स में इसने कौन सा तत्व रखा, एक रेडियो एक्टिव तत्व रखा, और रेडियो एक्टिव तत्व रखा और उसने देखा कि इससे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का अपने आप विखंडन होता है और विखंडन से 3 किरणें निकलती हैं। उन किरणों का क्या नाम दिया उसने, एक विकिरण निकलती है वो होती है अल्फा विकिरण या अल्फा कण, दूसरी होती है कौन सी, बीटा कण, और तीसरी कौन सी होगी दोस्तों, गामा विकिरणें। ये तीनों विकिरणें किससे निकलेंगी, रेडियो एक्टिव तत्व से। और इन तीनों विकिरणों को हेनरी बेकुरल के सम्मान में क्यूरी दंपति ने क्या नाम रखा था, बेकुरल विकिरणें नाम रखा था। अब ये 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, तीनों का नाम अलग अलग है दोस्तों, नाम अलग अलग है तो विकिरणों के गुण भी क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे। बात करें अल्फा विकिरण होती है उसमें क्या क्या गुण होते हैं दोस्तों, अल्फा विकिरण के गुणों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो अल्फा कण या विकिरण है वो हमेशा कैसी आवेशित होती है दोस्तों, धन आवेशित होती है। अल्फा विकिरणें हमेशा कैसी आवेशित होंगी, धन आवेशित विकिरणें होती हैं। जो अल्फा विकिरणें होती हैं उनकी दोस्तों बात करें भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, अल्फा विकिरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों। अब सबसे कम का मतलब होता है यहां पर अल्फा बीटा और गामा में सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो दोस्तों किसकी होगी, अल्फा विकिरणों की होगी। और तीसरी बात करें दोस्तों, किसी को भी आयनित करने की क्षमता यानी आयनन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा कौन सी विकिरणों की होती है, तीनों में अल्फा विकिरणों की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है। तीनों बात याद रखना दोस्तों, तीनों से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। अब बात करें दोस्तों बीटा कण की, ये जो बीटा कण होते हैं ये कैसे आवेश की बात करें कि बीटा विकिरणों पर कैसा आवेश होता है दोस्तों, ऋण आवेशित होती हैं। बीटा विकिरणें हमेशा विकिरणें कैसी आवेशित होंगी, ऋण आवेशित होती हैं। और इनकी आयनन क्षमता की बात करें दोस्तों या फिर इनकी भेदन क्षमता की बात करें, आयनन क्षमता और भेदन क्षमता दोनों में हमेशा कैसी होती है, मध्यम। मध्यम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बात करें भेदन क्षमता की, भेदन क्षमता होती है बीटा विकिरणों की गामा विकिरणों से तो कम होती है, जबकि अल्फा विकिरणों से इसकी भेदन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। बात करें आयनन क्षमता की, आयनन क्षमता बीटा विकिरणों की अल्फा से तो क्या होती है, कम, जबकि गामा विकिरणों से क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। अगली बात करें अल्फा गामा कणों की, गामा कणों पर आवेश की बात करते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है गामा विकिरणें कैसे आवेशित होती हैं दोस्तों, याद रखना गामा विकिरणें हमेशा कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। जबकि गामा विकिरणों की भेदन क्षमता पूछ ले दोस्तों तो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। गामा विकिरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है और गामा विकिरणों की आयनन क्षमता पूछे तो दोस्तों क्या होगी, सबसे कम होगी। ये 3 विकिरणें जो किससे निकलती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व के विखंडन होता है तो उससे 3 विकिरणें निकलती हैं जिनकी बात की। ये एक छोटी सी बात याद रखना दोस्तों, एक किरणें होती है अक्स किरण। अक्स किरणों का उपयोग होता है एक्सरे मशीन में जिसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और इसकी जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था रोटजन ने की थी। अक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रोटजन ने की थी, जिसका रेडियो एक्टिव तत्व से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व से इसका कोई संबंध नहीं है। अपने को याद करना कि रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली विकिरणें कौन कौन सी, अल्फा बीटा और गामा, जिसके गुणों की बात की अपन ने। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पहले क्वेश्चन सुनना। हाँ दोस्तों, आरएस 2012 में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन को सुनना दोस्तों। क्वेश्चन क्या था, किसी भी तत्व से
किसी भी तत्व से कोई भी अल्फा कण के निकलने से रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों क्वेश्चन आया था किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व के में से अगर एक अल्फा कण निकल जाए तो उसके परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फा कण होता क्या है दोस्तों, 2He4। ये क्या होगा, हीलियम के द्विधन आवेशित कण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अल्फा कण। और अल्फा कण होते हैं, आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है, तो क्या होगा दोस्तों, प्लस। अब ये बोल रहा है कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है, ये एक रेडियोएक्टिव तत्व है, इस रेडियोएक्टिव तत्व से एक अल्फा कण को बाहर निकाल दें दोस्तों, एक अल्फा कण को बाहर निकाल दें, इसका मतलब इस रेडियोएक्टिव तत्व से क्या निकलेगा, 2He4 निकलेगा दोस्तों। इसका परमाणु क्रमांक तो कितना कम होगा, 2, जबकि द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी कम होगी, 4। तो क्वेश्चन क्या था, रेडियोएक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में कितना परिवर्तन होगा दोस्तों। परमाणु क्रमांक में परिवर्तन पूछे तो कितना होगा दोस्तों, बोलो, ये रहा 2, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या की बात करें दोस्तों तो द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी। ये दोस्तों याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व के एक अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। डी ग्रुप में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों। अगली बात करते हैं एक एग्जांपल की दोस्तों। कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व लेते हैं दोस्तों, ये मेरे पास यूरेनियम रेडियोएक्टिव तत्व है। इस यूरेनियम से एक अल्फा कण मैंने निकाल दिया, अल्फा कण निकालूंगा तो बोलो भाई परमाणु क्रमांक 2 कम होता है, मतलब 90 परमाणु क्रमांक वाला कौन आ जाएगा, यहाँ थोरियम आ जाएगा। बोलो भाई द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी आ जाएगी, 231, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी जब एक अल्फा कण इससे निकलेगा। यानी अब एक नई बात सामने आती है दोस्तों कि एक रेडियोएक्टिव तत्व से धीरे धीरे विखंडन होने पर दूसरे रेडियोएक्टिव तत्व का क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों। अब मैं बोलूं दोस्तों, नया क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से एक बीटा कण के निकलने पर उसके द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक में क्या कमी होगी। एक कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है, अगर उससे एक बीटा कण बाहर निकल रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में क्या कमी होगी दोस्तों। देखना सुनना, कोई भी मेरे पास रेडियोएक्टिव तत्व है, ये रेडियोएक्टिव तत्व है, इससे किसको बाहर करूं, माइनस वाले को, क्योंकि बीटा कण क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर माइनस चार्ज होगा। अब बोलो ये माइनस है, आवेश ही पहले से माइनस है और एक माइनस और करना, ये -1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोलो भाई दोस्तों इससे माइनस करूंगा मैं, माइनस, दोनों माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। दोनों माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो अब रेडियोएक्टिव तत्व से अगर एक बीटा कण निकलेगा, बीटा कण को क्या करना है, अपने को बाहर करना है। तो बोलो भाई माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। इलेक्ट्रॉन एक जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, परमाणु क्रमांक में 1 जुड़ेगा। तो रेडियोएक्टिव तत्व से अगर बीटा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी, परमाणु क्रमांक क्या होगा, 1 बढ़ेगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं, बोलो भाई एक अगर बीटा कण से बाहर करूंगा तो इसके परमाणु क्रमांक में क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी। तो ये क्या होता है, 2 चीज याद रखनी है। किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से एक अगर अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, जबकि इससे अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। ये बात अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। यहां से
अगली बात करते हैं कि ये जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं इसका दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। और कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग किस में होता है या किस रोग के उपचार में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व काम में आता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक रेडियोएक्टिव तत्व है आयोडीन 131। रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा है? आयोडीन 131। और आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम होता है घेंगा। घेंगा। इसी रोग का दूसरा नाम है गलगंड और इसी रोग का तीसरा नाम है गोइटर। और अब क्वेश्चन पूछ लेता है गलगंड, घेंगा व गोइटर रोग के उपचार में किस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग होता है? तो वो रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा होता है दोस्तों? आयोडीन 131 होता है। एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है दोस्तों कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? रक्त कैंसर के उपचार में। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है। एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है वो होता है फास्फोरस 32। रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा है? फास्फोरस 32। और एक नया क्वेश्चन बन जाता है यहाँ, कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं और एक होती है रक्त कैंसर। कौन सी कैंसर होती है? रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर होती है उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और ये जो कोबाल्ट 60 होता है उसका कैंसर व रक्त कैंसर दोनों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और क्वेश्चन पूछ लेता है ल्यूकेमिया के उपचार में, ल्यूकेमिया के उपचार में किस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व होगा? फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है दोस्तों सोडियम 24। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र की जांच करने में या रक्त के प्रवाह को नापने में किस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग किया जाएगा? सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों कार्बन 14। कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका उपयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक विधि होती है, उस विधि का नाम होता है दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कार्बन डेटिंग पद्धति में कौन से रेडियोएक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो वो रेडियोएक्टिव तत्व होता है कार्बन 14। या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कौन से रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग होता है? तो वो रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा होता है? कार्बन 14। अगली बात करते हैं दोस्तों, एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है यूरेनियम 238। और क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी, चट्टान, पृथ्वी, चट्टान और पहाड़ों की आयु ज्ञात करने में किस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग होता है? तो यूरेनियम 238 का उपयोग होता है। और पृथ्वी, चट्टानों की आयु ज्ञात करने की जो विधि होती है उस विधि का नाम होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। और कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग पद्धति में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व काम में आता है? तो कौन सा होगा? यूरेनियम 238। अब एक नया क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूरेनियम 235 होता है जिसका उपयोग किया जाता है बिजली जो घर होते हैं उसमें नाभिकीय रिएक्टर के रूप में किया जाता है। यानी बिजली उत्पादन में जिस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग होता है वो होता है यूरेनियम 235। और बिजली में उत्पादन होता है जिसकी सर्वाधिक खपत होती है। तो इसलिए नया क्वेश्चन बनता है दोस्तों यूरेनियम 235 यानी सर्वाधिक उपयोग में आने वाला रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा होता है दोस्तों? तो कौन सा होगा? यूरेनियम 235 रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ये था रेडियो एक्टिवता। एक बार दोबारा सुनेंगे दोस्तों इसकी जल्दी सी बात। सबसे पहले बात की थी रेडियो एक्टिवता की। रेडियो एक्टिवता के बारे में 1896 में तीन वैज्ञानिक आए थे। कौन कौन से दोस्तों? तीन वैज्ञानिक आए थे, हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने। तीनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले हेनरी बेकुरल ने क्या किया था दोस्तों? हेनरी बेकुरल ने उसके पास एक फोटोग्राफी प्लेट थी जिसको यूरेनियम नामक एक इसके साथ रखा और उसने क्या देखा था कि ये फोटोग्राफी प्लेट धीरे धीरे डैमेज हो रही है। इस आधार पर उन्होंने दोनों अलग वैज्ञानिक मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी को बताया। तीनों वैज्ञानिकों लेके शोध का विषय हुआ तो इस पर कार्य किया तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? सुनना दोस्तों,
उन्होंने बताया कि जो हेनरी बेकुरल है उसने बताया कि जो यूरेनियम नामक तत्व है उससे अपने आप विखंडित हो रहा है और उससे कुछ किरणें निकल रही, इतना बता के चला गया था। तो उसके बाद मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने निष्कर्ष निकाला 1898 में कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अपने आप विखंडित होते हैं और इन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ये जो रेडियो एक्टिवता होती है इसका नाम 1898 में मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने दिया था। इस आधार पर इस रेडियो एक्टिवता के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था हेनरी बेकुरल। और क्वेश्चन पूछ ले सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव किस तत्व में खोजा गया, तो वो तत्व था यूरेनियम। अब मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने 1902 में दोस्तों एक खोज की नई, वो क्या किया था, पिच ब्लेड एक था, उससे एक रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की और उन्होंने बताया कि रेडियो एक्टिव तत्व से कुछ विकिरणें निकलती हैं और उन विकिरणों को हेनरी बेकुरल के सम्मान में मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने क्या नाम दिया था, बेकुरल विकिरणें नाम दिया था। ये जो बेकुरल विकिरणें होती हैं वो उनके अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, अल्फा बीटा व गामा विकिरणें होती हैं। और किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा विकिरणें होती हैं उसके कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं दोस्तों, अल्फा विकिरणें होती हैं वो हमेशा धन आवेशित विकिरणें होती हैं जिसकी भेदन क्षमता सबसे कम जबकि आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है। बात करें बीटा विकिरणों की, बीटा विकिरणें होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं जिसकी भेदन क्षमता और आयनन क्षमता दोनों मध्यम होती है, यानी भेदन क्षमता तो अल्फा से ज्यादा जबकि गामा से कम, जबकि आयनन क्षमता की बात करें गामा से ज्यादा जबकि अल्फा से कम होती है। बात करें तीसरी विकिरण की जो होती है गामा, और क्वेश्चन पूछता है उदासीन विकिरणें कौन सी होती हैं, गामा विकिरणें उदासीन होती हैं और इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों डी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था किस विकिरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो कौन सी होगी, गामा विकिरणों की। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बेकुरल किरणें कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी होंगी, अल्फा बीटा और गामा किरणों को क्या कहते हैं, बेकुरल किरणें कहते हैं। अगली बात की थी दोस्तों रेडियोएक्टिवता की मात्रक की। रेडियोएक्टिवता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्यूरी, जबकि छोटा मात्रक होता है रेडियोएक्टिवता का वो कौन सा होता है, बेकुरल होता है। कुछ रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं जिसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। सबसे पहले बात की थी अपने ने आयोडीन 131। आयोडीन 131 एक रेडियोएक्टिव तत्व है और आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है गलगन गोइटर और घेंगा रोग। और क्वेश्चन बचता है गलगन गोइटर और घेंगा रोग के उपचार में किस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व होता है, आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है जिसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। और एक कैंसर का प्रकार होता है रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। और क्वेश्चन पूछ लेता है ल्यूकेमिया के उपचार में किस रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों कौन सा होगा, फास्फोरस 32 एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका उपयोग किया जाता है। बात करें सोडियम 24 का उपयोग, सोडियम 24 एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है जिसका उपयोग रक्त परिसंचरण या रक्त के प्रवाह की जांच करने में किया जाता है। कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है दोस्तों। और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि होती है कार्बन डेंटिंग पद्धति। और क्वेश्चन पूछ लेता है कार्बन डेंटिंग पद्धति में कौन से रेडियोएक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का किया जाता है। पृथ्वी व चट्टानों की आयु ज्ञात करने की एक विधि होती है दोस्तों यूरेनियम डेंटिंग पद्धति। और क्वेश्चन पूछ लेता है यूरेनियम डेंटिंग पद्धति में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व काम में आता है, तो यूरेनियम 238 रेडियोएक्टिव तत्व काम में आता है। और एक जो होती है नाभिकीय रिएक्टर जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी बिजली बनाने वाले जो भी परमाणु घर होते हैं उनमें कौन से रेडियोएक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा, यूरेनियम 235। क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों सर्वाधिक उपयोग में आने वाला रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा, तो है वो कौन सा होगा, यूरेनियम 235। और एक बात की थी दोस्तों अपन ने अल्फा, किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से एक अल्फा कण के निकलने से उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। और एक बात की थी किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से बीटा कण निकलने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।